गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम प्लस टू का यूनिट नंबर 3 फिजिक्स का टॉपिक करने जा रहे हैं। एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, जिसको हम और क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको करने से पहले हमने लास्ट वीडियो में कौन सा टॉपिक किया था, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। क्या किया था, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। चलो, तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले एक डायग्राम बनाएंगे। उस टॉपिक में हमने क्या किया था कि एक करंट लूप ली थी। ठीक है, लूप का हमें मतलब पता है, जिसपे n नंबर ऑफ टर्न्स वायर लपेटी हुई हो। ठीक है, मान लीजिए वो जो लूप थी वो सर्कुलर थी, जिसमें जो करंट पास कर रहा था वो कौन से डायरेक्शन में पास कर रहा था, मान लीजिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जब आप इसी सर्कल को आप ऊपर से देखोगे तब आपको लगेगा कि जो ये करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, जब आप इसी सर्कुलर लूप को नीचे से देखोगे तब आपको लगेगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं, कैसे जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, कि अगर आप ऊपर से देखोगे इसी लूप को तो आपको लगेगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अगर आप इसी सर्कल को नीचे से देखोगे तब आपको लगेगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज जा रहा है। ठीक है, तो अब हमने करंट की डायरेक्शन, मान लीजिए कि हम इस सर्कल को कहाँ से देख रहे हैं, इसके ऊपर वाले पार्ट से देख रहे हैं, इसके ऊपर से देख रहे हैं। मान लीजिए सर्कल है हमारा, ठीक है, इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। अब क्या होगा, हमें पता है जब हमें किसी करंट लूप में करंट की डायरेक्शन पता हो एंटी क्लॉकवाइज, तब हम सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस पे कौन सा फ्लेमिंग का रूल लगेगा, इसमें लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। तो अब आप देखिए, आपका जो राइट हैंड है, ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या था कि राइट हैंड थंब रूल क्या था कि हमारा जो थंब है बेटा वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द करंट, डायरेक्शन ऑफ द करंट को रिप्रेजेंट करता है, और जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर कर्ल्स हुई होती है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप यहाँ पे देखिए, ये राइट हैंड आप लेके चलो, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। देख रहे हो, करंट की डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब करंट जा रहा है इधर, मेरा थंब रिप्रेजेंट कर रहा है करंट को। अब आप देखो कि मेरी जो फिंगर है वो किस तरफ है, ऐसे करंट किधर जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, और मेरी फिंगर जो कर्ल्स है वो बेटा ऊपर की डायरेक्शन की तरफ कर्ल है। ठीक है, आप अपना करके देख लेना, जे करंट एंटी क्लॉकवाइज है और मेरी फिंगर की जो डायरेक्शन है वो किस तरफ है, ऐसे ऊपर की तरफ है। ठीक है, ऐसे इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। और अगर आपको ऐसे नहीं, तो इसकी सेकंड ट्रिक क्या थी इसको समझने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा होता है, आप मान लीजिए वो ऐसे नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर नॉर्थ पोल में करंट जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे से वो ऊपर की तरफ मूव हो रही है। नहीं तो आप फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से पता कर सकते हो कि अगर हमारा करंट थंब ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, अपना आप हाथ घुमा के देख लेना, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप अपना ये थंब रख लेना, और नीचे से ऊपर की तरफ आपकी फिंगर कर्ल्स हुई होगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। सेम ऐसे जब आप इस लूप को नीचे से देखोगे तब आपको लगेगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, जब आप इस लूप को अबव से देखोगे तब आपको लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बन रही है। ठीक है, इतना अंडरस्टूड। उसके बाद क्या है, इस आज हमने करना है कि एटम एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। अब देखो, जब आप ऊपर से देख रहे थे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ रही थी इधर, यानी कि ये आ रहा था आपका साउथ पोल से, ये एंटर हो रही थी, और नॉर्थ पोल से ये क्या कर रही थी, लीव कर रही थी। अब आप जब इस सर्कुलर लूप को नीचे से देख रहे थे तब आपको क्या लग रहा था कि ये मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घूम रही है। ठीक है, तो ये कैसे कर रही है, एक्ट कैसे कर रहा है ये सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक डायपोल की तरह
एक्ट कर रहा है। क्यों? डाईपोल का क्या मतलब होता है? जिसके दो पोल हो, नॉर्थ पोल हो और साउथ पोल हो। इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी मूव हो रही है, साउथ पोल से एंटर हो रही है और नॉर्थ पोल से लीव कर रही है उस सर्कुलर लूप को। साउथ पोल से एंटर हो रही है और नॉर्थ पोल से इसको लीव कर रही है। तो मतलब कितने पोल हो गए? ये दो पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इससे ये क्लियर होता है कि जो हमारा जो सर्कुलर लूप है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? किसकी तरह एक्ट कर रहा है? मैग्नेटिक डायपोल की तरह। ऊपर पे आओ। ठीक है जी, तो ये कैसे एक्ट कर रहा है सर्कुलर लूप? मैग्नेटिक डायपोल की तरह। ओके, तब तो आज हमने करना है एटम एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो मान लीजिए ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है किसी एटम के अराउंड। मान लीजिए वो एटम का न्यूक्लियस क्या है हमारे पास? पॉजिटिव, ये है न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो इस न्यूक्लियस के अराउंड कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब जब इस लूप में करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऊपर जूम क्लास लगी, जूम क्लास, सॉरी। अब जब इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो हमें पता है कि जो करंट की डायरेक्शन होती है उससे ऑपोजिट इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है। अब जब इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव करेगा? इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। पता है ना हमें कि करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। अब इसमें करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है बेटा, तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा न्यूक्लियस के अराउंड? इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आ गई कि करंट के ऑपोजिट हमेशा इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अब जब हमने यहाँ पे एटम का कोई न्यूक्लियस लिया है, पॉजिटिव न्यूक्लियस लिया है, इस न्यूक्लियस में जो करंट कैरी हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करेगा इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड, वो कैसे मूव करेगा? करंट के ऑपोजिट। ओके, अब जब इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कर रहा है तब हम मान लेते हैं कि इसका कोई ना कोई मास भी होगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई मास भी होगा, तब उस मास को हम कंसीडर कर लेते हैं m(e) से, कि मास इलेक्ट्रॉन कितने मास के साथ रिवॉल्व्स कर रहा है इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के अराउंड? मास m(e) से, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन इस एटम के अराउंड पूरा एक चक्कर लगाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि वो कितने टाइम में अपना एक पूरा चक्कर लगा रहा है। तो हमें इसके लिए क्या लेना पड़ेगा? उसका टाइम पीरियड भी लेना पड़ेगा। टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन अपना जो एक चक्कर है वो कितने टाइम में पूरा करता है? टाइम t में पूरा करता है, ठीक है। जो ये हमने लिखा है, जो ये मैंने आपको समझाया कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस and as such as the circular orbit of electron may be considered as the small current loop, कि इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगा रहा है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन को हमने कंसीडर किया है वो हमने कंसीडर कर लिया एज अ करंट लूप। जो मैंने आपको समझा दिया कि करंट लूप कैसे मैग्नेटिक डायपोल की तरह एक्ट करती है, ठीक है। हमने पिछले आर्टिकल में, वीडियो में यही किया था, करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल। उसके बाद हमें पता है कि जो करंट लूप है ये एक्ट करती है दो पोल्स की तरह, नॉर्थ पोल की तरह और साउथ पोल की तरह। क्योंकि जब हम इसको ऊपर से देखते हैं तो हमें लगता है कि एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है करंट, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग होगी। जब हम इसको नीचे से देखोगे सर्कुलर लूप को तो क्या लगेगा कि करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अलग होगी। एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ पोल से पता लग जाता है कि करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो वो नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। अगर करंट बेटा क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस साउथ पोल से पता लग जाता है हमें, इस साउथ पोल की वो उसमें कौन सा पोल है? साउथ पोल है। तो इस कारण ये जो सर्कुलर लूप है वो दो पोल्स की तरह एक्ट करती है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरह। अब उसके बाद टाइम पीरियड ले लिया हमने इसका, इलेक्ट्रॉन का t टाइम पीरियड ले लिया। अब क्या है कि जो
इलेक्ट्रॉन का मोशन है, ये जो इलेक्ट्रॉन का मोशन है वो किसके बराबर है, जो इस लूप में करंट कैरी हो रहा है। अब आपने फर्स्ट यूनिट में ऑलरेडी पढ़ लिया है कि करंट किसके बराबर होता है, करंट की वैल्यू होती है I इज इक्वल टू क्यू इंटू टी, कि जितने टाइम में जितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं करंट। अब यहाँ पे क्या है कि I की वैल्यू तो हमें निकालनी ही है, करंट इसमें जा रहा है, और उसके बाद जो यहाँ पे Q है, यहाँ पे Q ना लेते हुए अब रिवॉल्व्स कौन कर रहा है, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम Q की जगह क्या लिखेंगे, E, मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब टाइम पीरियड हमने ले लिया कि कोई इलेक्ट्रॉन एक चक्कर में कितना पूरा करता है, मतलब कितना टाइम लगाता है एक चक्कर को पूरा करने के लिए, टाइम पीरियड T। तो इसके लिए करंट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, I इज इक्वल टू E बाय टी, क्योंकि ये आपको फॉर्मूला आपने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि करंट की वैल्यू Q बाय टी के बराबर होती है। हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड भी है इलेक्ट्रॉन का, करंट भी मूव हो रहा है इस लूप में, और क्या है साथ चार्ज की जगह कौन मूव कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के। तो हमने Q की जगह यहाँ पे कंसिडर कर लिया बेटा मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, I इज इक्वल टू E बाय टी। अब नेक्स्ट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर लूप के पूरे चक्कर काट रहा है तो वो किसी ना किसी वेलोसिटी के साथ काट रहा होगा, उसकी कोई ना कोई तो स्पीड होगी, ठीक है। तो मान लीजिए वो कितने स्पीड के साथ जा रहा है, यहाँ पे वो जा रहा है जी v वेलोसिटी के साथ मूव हो रहा है। तो अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मोशन आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कंसीडर हुआ है, इलेक्ट्रॉन कितने स्पीड के साथ जा रहा है वो क्या है v। अब आपको फॉर्मूला पता है इस चीज़ का, क्या फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ये आप ऑलरेडी पता है आपको इसका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो हम यहाँ से टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं, टाइम किसके बराबर आ गया, टाइम आ गया भी डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर, डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर। अब नेक्स्ट देखो, टाइम पीरियड की वैल्यू हमने निकालनी है, इस टाइम पीरियड की किसके बराबर है, वो डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर, डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर। अब डिस्टेंस की जो इलेक्ट्रॉन है वो एक चक्कर कितने में पूरा कर रहा है, कितने टाइम में, मतलब इसका सरकमफ्रेंस कितना हो गया, इस लूप का सरकमफ्रेंस कितना हो गया वो पता है आपको, 2 पाई r, ठीक है। स्पीड कितनी दी है आपको, v स्पीड, कि वो एक चक्कर 2 पाई r डिस्टेंस के साथ तय कर रहा है, ठीक है। और उसका r क्या है, जो यहाँ से इसका रेडियस है, ठीक है। v क्या है, इसकी स्पीड है कि कितनी स्पीड के साथ वो मूव हो रहा है। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 2 पाई r बाय v। इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो आपको यहाँ से क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टाइम की वैल्यू हमने निकाल ली 2 पाई r बाई v, इस टाइम की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए। सो इक्वेशन 1 बिकम, क्या है इक्वेशन 1, I इज इक्वल टू E बाय टी, टी की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल ली है, कितनी है भाई, 2 पाई r बाय v, तो कितनी आ गई है, E v बाय 2 पाई r। तो यहाँ से करंट की वैल्यू आपके पास आ गई E v बाय 2 पाई r, ठीक है। आपकी ये इक्वेशन नंबर होगी 3rd। उसके बाद क्या है, जो ये हमने सर्कल कंसीडर किया है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के आसपास ये चक्कर लगा रहा है, इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल बेसिकली है क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, सर्कल की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस। वो आपको फॉर्मूला बेटा पता है, एरिया कितना है इसका, एरिया टोटल पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब आपको लास्ट में आप इसको दे दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 की, ये आपका है एरिया। अब आपको पता है मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा था ये, ठीक है।
नॉर्थ पोल और साउथ पोल इसमें बिहेव कर रहे थे। अब क्या है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमने निकाला था, जो आपकी लास्ट वीडियो थी, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कितनी थी वैल्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? जो हमने आर्टिकल किया था करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, उसमें जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट था वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था। एक डिपेंड कर रहा था करंट पे और एक डिपेंड कर रहा था एरिया पे। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किसके बराबर आ गया? आई इंटू ए। तो आप यहाँ पे देखिए, अब आपके पास आई की वैल्यू भी है, ठीक है, और आपके पास अब ए की वैल्यू भी है। आई और ए की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या है? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू आई ए। आई की वैल्यू क्या निकाली थी आपने? ई वी बाय 2 पाई आर मल्टीप्लाई दिस एरिया, एरिया ऑफ दिस लूप या एरिया ऑफ दिस सर्कल कितना है वो? पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, कितना बचे यहाँ पे? ई वी आर बाय 2। तो ये आपके निकल गई अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखो, इस सर्कल में हमने एक एक्स्ट्रा चीज़ यहाँ पे, एक्स्ट्रा तो नहीं बोल सकते, इसमें हम यहाँ पे मास कंसीडर किया है। किसका मास कंसीडर किया है? इस इलेक्ट्रॉन का। तो आपकी जो ये इक्वेशन नंबर आई लास्ट वन, ठीक है, आप इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ। डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय किसके साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करना है हमने? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के साथ। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ई एम ई के साथ हमने क्या कर दिया इसको, सॉरी स्मॉल ई, एम ई वी आर डिवाइडेड बाय 2 एम ई। ठीक है जी, अब देखो ये इसमें से जो एम ई वी आर है वो किस चीज़ का फार्मूला है? एम वी आर किस चीज़ का फार्मूला होता है? एल। एल मतलब क्या है? एंगुलर मोमेंटम। जो इस इलेक्ट्रॉन में पूरा इसका एंगुलर मोमेंटम आया उसकी वैल्यू होती है बेटा, आप जानते हो +1 में आपने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू एम वी आर। तो यहाँ पे देखिए एम की जगह हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया है, तो आप एम वी आर की जगह क्या कंसीडर कर सकते हो? एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जगह आ गया एल बाय 2 स्मॉल एम एम ई। तो ये आपकी आ गई वैल्यू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए, जो किसके रिवॉल्व्स अराउंड हो रहा है? किसी पॉजिटिव न्यूक्लियस में। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की? ई एल बाय 2 एम ई। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।